तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है। अभी मार्केट क्या लगता है कि बुलिश है कि बेरिश है। अगर बुलिश है तो कौन से सेक्टर हैं या कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप एंट्री के लिए सोच सकते हो। अडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ का अडेप्टिव मॉडल है ARS सिस्टम, उसको अभी यूज़ करके हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक स्ट्रांग है। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो आज के वीडियो में बने रहो। देखो, मार्केट में एक बड़ा फॉल आया था और इस बड़े फॉल के बाद से एक ग्रीन कैंडल से मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया था। मार्केट मतलब मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की, क्योंकि निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है मोस्ट ऑफ द मार्केट को। सारे सेक्टर्स हैं उसमें और जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ी मनी है, जो ज़्यादा लिक्विडिटी है, वो निफ्टी 50 में है। तो अगर आपको इंडियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करना है तो आपको निफ्टी 50 को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए इस वीडियो में तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के 1.25 या 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं, आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ देखो हुआ क्या है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो पता चला कि बायर्स ने इस लेवल पे यहाँ पे एक इंटरेस्ट दिखाया है, बाइंग इंटरेस्ट। तो यहाँ से प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ऊपर जाने का ट्राई किया। उसके बाद से ये रेड कैंडल्स में सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे लाने का, बायर्स ट्राई कर रहे थे ऊपर लेके जाने का, लेकिन दोनों में कोई जान नहीं थी और इस पूरे रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, इस पूरे जोन में। जब आपको ऐसा एक जोन मिले जिसमें मार्केट फंस जाए, इस दोनों इन 1 2 3 4 5 6 दिन तक मार्केट स्ट्रगल कर रहा था इसके बीच में। वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे रेड कैंडल्स में वॉल्यूम गिरते हुए आ रहे हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपके एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ से हम इसको जूम करके देखेंगे ताकि कैंडल्स ज़्यादा समझ में आए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ एक्चुअली में। अगर आपको मार्केट को समझना है तो आपको बायर्स और सेलर्स की मानसिकता को समझना होगा कि जब ये कैंडल्स बन रही थी तो वहाँ पे क्या माहौल होगा। इस पूरे जोन में बायर्स ने भी ट्राई किया और सेलर्स ने भी ट्राई किया ये ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट ब्रेक करने का। वॉल्यूम्स देखो, जब सेलर्स जब वीक पड़ रहे थे तो बायर्स ने जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई तो भी वॉल्यूम नहीं आया। इससे पता चल रहा था कि अभी भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है या कन्विंस नहीं है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। प्राइस अगले दिन गैप अप खुला यहाँ पे और उसके बाद तुरंत ही सेलिंग आ गई और प्राइस नीचे इस कैंडल के हाफ के नीचे क्लोज हुआ। यहाँ से पता चला कि सेलिंग का प्रेशर है, सेलर्स के वॉल्यूम कुछ ज़्यादा आया, मतलब सेलर्स ने ट्राई किया। यहाँ से सेम सेलर्स ने एक बड़ी कैंडल बनाई, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, और प्राइस को इसके नीचे ले आए ब्रेक करके। लेकिन अभी भी प्राइस इसके नीचे नहीं आया था, इस जोन के नीचे प्राइस नहीं निकला था, इस वाले जोन के नीचे। अगले दिन प्राइस ने गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद प्राइस नीचे ही जा रहा था, लेकिन क्लोज करते करते प्राइस ऊपर आके क्लोज दिया है, ठीक है। और वॉल्यूम जो आया है वो भी बड़ा वॉल्यूम आया है, एक अच्छा वॉल्यूम लग रहा है, कन्विंसिंग। बायर्स अब कन्विंस है या यहाँ पे इस लेवल को डिफेंड करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। यहाँ से बाइंग का इंटरेस्ट आया है और आप देखोगे कि अभी तक ये लेवल टूटा नहीं है, लगभग इसके पास ही चल रहा है। तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। अब हम यहाँ पे जो एक और चीज़ देखना चाहते हैं वो है मोमेंटम। तो प्राइस में अगर मोमेंटम चेक करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा इंडिकेटर RSI। आपको क्या ऐड करना है? RSI। RSI इंडेक्स जब आप ऐड करोगे डेली चार्ट में निफ्टी के, तो वो अभी भी 50 के नीचे है, 50 के नीचे है। जब ये 50, लेकिन ये आप देखो RSI में भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच सकते हो, तो ये एक सपोर्ट है। इस जोन पे प्राइस दोबारा सपोर्ट ले रहा है। ये जो जोन था, यहाँ पे प्राइस जब आया तो दोबारा यहीं से सपोर्ट लिया है। तो प्राइस अगर ये 50 के ऊपर निकलता है यहाँ पे तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, अब हम इस इंडिकेटर को हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। अब यहाँ पे प्राइस में हमें देखना है कि हमने एक डायरेक्शन तो फिक्स कर लिया कि प्राइस में एक अप डायरेक्शन में मूवमेंट आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि प्राइस में बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम भी आया है डेली कैंडल में, और प्राइस अपने इस लेवल को डिफेंड कर रहा है जहाँ से सेलिंग रुकी थी। तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि सेलर्स अगर सच में हावी होते या सेलिंग का इंटरेस्ट होता तो ये बेस्ट कैंडल थी सेलिंग में पोजीशन बनाने की, क्योंकि यहाँ से प्राइस को कंटिन्यू सेल होना चाहिए था। इवन गैप डाउन भी ओपन हुआ था, प्राइस नीचे भी जा रहा था, तो यहाँ से अभी सेलिंग दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से एटलीस्ट यहाँ पे साइडवेज या
तो ऊपर की तरफ ही मोमेंटम के ज़्यादा चांसेस हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको और क्या चीज़ें देखनी है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। तो आप जब डाउ जोन्स ओपन करके देखोगे तो वो हायर हाई बना रहा है, S&P 500 भी हायर हाइज बना रहा है। नास्डैक जो है वो अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना डाउ जोन्स और S&P 500 हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो आईटी कंपनीज़ हैं, वो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करें शायद जितना कि बाकी कंपनियां करें, क्योंकि ये अभी तक अपने पिछले हाई को नहीं ब्रेक किया है, जबकि डाउ जोन्स और S&P 500 ब्रेक कर चुके हैं। तो ग्लोबल मार्केट में भी आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड का ही मोमेंटम है। एक और चीज़ जो आपको देखनी चाहिए किसी भी हफ्ते मार्केट को एनालाइज करते समय, वो है डॉलर इंडेक्स। जब आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करोगे DXY सिंबल, DXY, तो ये है डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स को अगर आप जूम आउट करके अगर आप देखोगे इसका चार्ट, तो एक साइडवेज चल रहा है, ये साइडवेज। जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ग्लोबल मार्केट में जो इमर्जिंग मार्केट में जो जैसे निफ्टी 50 है, ये शेयर, ये मार्केट गिरते हैं। तो यहाँ से आप देखो, जब से निफ्टी 50 गिर रहा है, ये लगभग इसका एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से इसको ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक करने के बाद ये अप ट्रेंड में है, और यहाँ अभी एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, जिससे कि लग रहा है कि ये हो सकता है थोड़ा करेक्ट करे। अगर ये करेक्ट करेगा तो अपना जो निफ्टी 50 है वो ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जाएगा, और अगर यहाँ से ये रिवर्स होकर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से निफ्टी 50 गिरने लगेगा। ऐसा जनरली एक ट्रेंड होता है DXY के साथ। तो आपको मोटा मोटी ग्लोबल मार्केट देखना आ गया होगा इतने में, कि ग्लोबल मार्केट में आपको क्या क्या देखना है कि वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं आपके ट्रेंड को, जो आप ट्रेंड आप चाह रहे हो निफ्टी 50 में आए। तो इतना देखने के बाद आपको एक व्यू बन जाना चाहिए कि निफ्टी 50 अभी यहाँ से ऊपर जाने के चांस है, मतलब ग्लोबल मार्केट, अपने इंडियन मार्केट में एक अप ट्रेंड आने के चांसेस हैं। बेस्ट अप ट्रेंड कहाँ से आएगा? जब RSI आपका 50 को क्रॉस करे और इस लेवल को प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ तोड़ के एक क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग जनरली जब 2 दिन लगातार प्राइस अपने हाईज के पास में क्लोज करता है, ये मान लो हाई बनाया और यहाँ पे ही क्लोज कर दिया हाई के पास, यहाँ पे 2 दिन लगातार ऐसा हो कि प्राइस अपने हाई के पास क्लोज करे, तब आप कंफर्म समझिएगा कि अप ट्रेंड आ गया। अगर यहाँ प्राइस एक ऐसी कैंडल बना दे जिसमें ऊपर से रिजेक्शन हो, तो आप समझिएगा कि प्राइस अपने हाई के पास क्लोज नहीं कर पाया दिन के, प्राइस अपने मिडिल में कहीं क्लोज किया या नीचे क्लोज किया, तो ये वीक कैंडल है, ये इसमें सेलर्स हावी हैं। और जो हमने पहले कैंडल बनाई इसमें बायर्स हावी हैं, इन दोनों कैंडल में। तो अभी इस कैंडल को देख के लग रहा है कि बायर्स हावी हैं। एक और कैंडल होनी चाहिए यहाँ पे जिसमें बायर्स हावी दिखें, मतलब क्लोजिंग ऊपर की तरफ आए, और फिर यहाँ पे हो सकता है एक रेड कैंडल बना के ये ब्रेकआउट दे दे। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अब ट्रेंड कैसे हम देखें मार्केट में कि आया है कि नहीं, या यहाँ पे हम कैसे सोचें कि बियरिश है मार्केट की बुलिश। अगर बियरिश होता, सेलर्स इतने हावी होते तो उनको इससे अच्छी कैंडल नहीं मिलती, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वो सेल करते और प्राइस नीचे जाता। बायर्स अभी भी हिम्मत दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो मतलब है कि सेलर्स हावी नहीं है। यहाँ से भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। इतना है सिंपल, बस इतना दिमाग में रखना है। अब स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी है, जब ये बात हमने डिसाइड कर ली, मार्केट का अप ट्रेंड है, मार्केट में अभी भी जान है, ऊपर जाएगा ये सोच के अगर एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट में हम ऊपर के लिए पोजीशन बनाएंगे, तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, अब दूसरा प्रश्न आता है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, देख लिया हमने ग्लोबल मार्केट से, कौन से सेक्टर में पोजीशन बनाएं। सेक्टर डिसाइड करने के बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाएं। उसके लिए मैं चार्टिंग का स्क्रीनर भी दूंगा, जिससे आपको सीधा वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अभी मार्केट में स्ट्रांग है। पहले हम देखते हैं कि सेक्टर कैसे पता करें कौन से स्ट्रांग है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब अभी मार्केट में कौन से सेक्टर निफ्टी से ताकतवर हैं, स्ट्रांग है, रिलेटिव स्ट्रांग है। मतलब 2 कारें चल रही हैं, अगर कार्स, एक कार से दूसरी कार तेज़ चल रही है, तो आप ये देखोगे ना कि पहली कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, दूसरी 40 की रफ्तार से, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो निफ्टी से कम गिरे हैं जो सेक्टर्स, वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है। अब कहाँ से कंपेयर करोगे आप कि कितना, कहाँ से देखें कि कितना गिरे हैं, कौन सी डेट होना चाहिए रेफरेंस डेट, तो वो अगर आपको पहचानना आता है तो वो हो गया अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ।
अगर वो नहीं आता है तो सिंपली लास्ट 55 डेली कैंडल का, 55 डेली कैंडल का देख लो कि निफ्टी से ज़्यादा कौन गिरा है। उसके लिए क्या करना है, इंडिकेटर में जाके सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर। तो नीचे एक लाइन आ जाएगी, इस लाइन में जाके चेंज कर देना है सेटिंग में क्या 55। अब ये लास्ट 55 डेली कैंडल में आपको चेक करके बता देगा कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। कैसे, 1 बाय 1 सब सेक्टर में जाके हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। उसमें क्या करना है, इस कैंडल से यहाँ से जहाँ से फॉल चालू हुआ था, जहाँ से निफ्टी गिरना चालू हुआ था, इस वाली कैंडल से हम मेज़र कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से ये मेजरिंग टूल लिया और यहाँ से मेज़र किए कि निफ्टी ने रिटर्न दिया है पिछले 14 कैंडल में, 14 कैंडल में रिटर्न दिया है -5.04%। यहाँ पे लिख लेते हैं 14 कैंडल में 14 डेली कैंडल्स में रिटर्न कितना है 5.04% माइनस में है, माइनस। अब देखेंगे कि कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक्स हैं जो इससे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर आप इस 14 कैंडल्स में कंपेयर करोगे तो उसको बोलेंगे ARS, अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आप लास्ट 55 कैंडल्स में अगर कंपेयर करोगे सीधा बिना कोई दिमाग लगाए, 55 कैंडल, 55 एक फिबोनाची नंबर है। क्या है, फिबोनाची नंबर। तो फिबोनाची नंबर में जनरली दुनिया में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो ये सिंपल RS सिस्टम होगा शॉर्ट टर्म का, विवेक बजाज सर का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 सारे सेक्टर्स का ग्राफ खोलेंगे। मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है यहाँ पे। आप मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करके वॉच लिस्ट बना सकते हो सारे सेक्टर की। CNX मेटल मतलब होता है मेटल का सेक्टर। अब मेटल के सेक्टर में आप आओ और यहाँ से देखो कि ये जो नीचे जो 55 वाली जो लाइन है ये 0 को क्रॉस कर रही है, मतलब कि ये निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है। मेटल सेक्टर अभी निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो मेटल सेक्टर के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में ही एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। इतना इजी है। अब यहाँ से अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं कि 14 दिन में निफ्टी ने जो -5.04% दिया है, तो हमारा जो मेटल का जो सेक्टर है उसने कितना रिटर्न दिया है। तो 14 दिन मतलब आपका 27 सितंबर है शायद डेट, 27 सितंबर, हाँ 27 सितंबर से आपको चेक करना है। तो इसके क्लोजिंग से लेके अभी तक के क्लोजिंग तक आप देखोगे तो 14 दिन में -3% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी -5%, मतलब निफ्टी से कम गिरा है ये। जब कम गिरा है तो निफ्टी जब बढ़ेगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा। सीधा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। ARS सिस्टम समझ लो। मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, लास्ट 55 डेज़ में भी स्ट्रांग है। दोनों में से कोई एक यूज़ करके आप एंट्री बनाने का सोच सकते हो। सेकंड, रियलिटी सेक्टर वीक है, 55 दिन में वीक है, पता चल रहा है। और अगर आप इसका 14 जो हमने अभी देखा लास्ट 14 कैंडल 27 सितंबर के क्लोजिंग से अगर चेक करोगे तो भी ये 6.25% गिरा है, जबकि निफ्टी सिर्फ 5% गिरा है, मतलब निफ्टी से ये वीक है। ऐसे 1 बाय 1 हम सबका करेंगे, तो उसके लिए हम अभी ARS यूज़ करेंगे। 55 दिन को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो 55 को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ सेटिंग में गया और मैं जो अपने इनपुट में जो 55 है उसको चेंज करके क्या कर दिया 14 करने के बाद अब मुझे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं कि ये कितना गिरा है, सीधा मेरा इंडिकेटर बता देगा कि निफ्टी से कम गिरा है कि ज़्यादा गिरा है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे ये भी ऊपर जाने के चांसेस निफ्टी से ज़्यादा है। एनर्जी सेक्टर वीक है, फाइनेंस सेक्टर अभी स्ट्रांग हुआ है, फिर से पहले स्ट्रांग था फिर वीक हुआ और अभी इस कैंडल के साथ में स्ट्रांग हुआ है। एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है जिसने पिछले रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है, जिसको आप बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बोलते हो। तो यहाँ से प्राइस का ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। किसमें? फाइनेंस सेक्टर में। तो मेटल सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी देखो अभी स्ट्रांग हो गया, ARS सिस्टम के हिसाब से बैंक निफ्टी से स्ट्रांग हो गया और इसके भी ऊपर जाने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो फाइनेंस, बैंक और मेटल मिला है अभी। अब बैंक निफ्टी में कौन सा प्राइवेट बैंक की PSU बैंक कौन स्ट्रांग है? तो प्राइवेट बैंक देखो 0 के ऊपर आ गया है, तो प्राइवेट बैंक के ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाए। PSU बैंक देखो, PSU बैंक भी ऊपर है, तो PSU बैंक के भी चांसेस है कि ऊपर आए। दोनों ही स्ट्रांग हो गए हैं। कंजप्शन सेक्टर वीक हो गया है, देखो कंजप्शन सेक्टर नीचे चला गया है 0 के, मतलब यहाँ से कंजप्शन और FMCG
दोनों में जो आईटीसी है, आपका नेस्ले है, ब्रिटानिया है, ये सब के स्टॉक्स अभी चलने के चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। मीडिया सेक्टर देखो स्ट्रांग है, लेकिन ये एक साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। तो साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है तो आप इसका चार्ट देख के डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मीडिया में एंट्री नहीं करनी है। अगर आप ये देखोगे आईटी का, तो आईटी अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ये जो रेंज बना रखा है ना आईटी सेक्टर ने, ये रेंज, ये अगर ब्रेकआउट देता है ना ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा खासा अप मूव ट्रेंड मिलेगा आईटी सेक्टर में आपको। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। आईटी सेक्टर का चार्ट बहुत ही सुंदर बना है, बस यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो जाए तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा। फार्मा सेक्टर सेम देखो स्ट्रांग है, लेकिन अभी एक किस में फंसा हुआ है, एक जोन में फंसा हुआ है, लगभग इस जोन में। इस जोन को ब्रेकआउट देगा तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। ऑटो सेक्टर देखो, ऑटो सेक्टर वीक है, जीरो लाइन के नीचे है और यहाँ चार्ट में भी वीक दिख रहा है। और अगर ये इस लाइन को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे अभी इस पूरे जोन को, तो फिर इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो मैंने स्टेज का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, स्टेज 2 और ये स्टेज 3 चल रहा है। अब स्टेज 3 में अगर यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ये है स्टेज 2, ये पूरा रेंज था स्टेज 2 और ये है स्टेज 3। अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया तो वो हो जाएगा स्टेज 4, जिसमें आपको हमेशा निकल जाना चाहिए। स्टैन वाइंस्टीन की बुक है हाउ टू मेक मनी इन बुल एंड बियर मार्केट, उसका मैंने जो वीडियो बनाया था वो आप देखो, स्टेज एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, अब आपको सारे सेक्टर्स में पता चल गया कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, फाइनेंस स्ट्रांग है। 1 मिनट साइड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने देखा कि स्ट्रांग है, फाइनेंस स्ट्रांग है और मेटल स्ट्रांग है। ठीक है, और आईटी स्ट्रांग है, फार्मा स्ट्रांग है, आईटी एंड फार्मा। लेकिन आईटी और फार्मा में आपको इसका ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर। बैंक निफ्टी में और, लेकिन बैंक निफ्टी और जो मेटल है, बैंक निफ्टी में ख़ास तौर पे बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस में, इसमें ये गिरावट मिली थी, निफ्टी के साथ साथ एक गिरावट मिली थी देखने को, जबकि आईटी सेक्टर में और फार्मा में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली। मुझे लगता है कि जब भी मार्केट, जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से समझाता हूँ, पहले भी समझाया मैंने, कि जब मार्केट एक लो बनाया, निफ्टी ने एक लो बनाया, फिर एक ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर से एक बियर ट्रैप बनाया, मतलब पिछले लो को ब्रेक किया और अब ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये पिछला लो था निफ्टी का, यहाँ से निफ्टी ने एक लो बनाया। मैं निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं, यहीं समझाता हूँ। निफ्टी के चार्ट में एक यहाँ से करेक्शन आया, ये 27 सितंबर की कैंडल है, 27 से मार्केट में फॉल आया, मार्केट ने अपना इस लो को तोड़ा और अब वापस से ऊपर जा रहा है। इसको बियर ट्रैप बोलते हैं, मतलब कई लोगों को लगेगा यहाँ लो ब्रेक हो गया करके एंट्री ले लेंगे और अब फंस जाएंगे। तो जब ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा ना इस लेवल को क्रॉस करके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन से हैं या स्टॉक कौन से। तो आप देखो कि जब ये फॉल कर रहा था तो कौन से सेक्टर थे जो यहाँ पे फॉल नहीं करके साइडवेज हो गए। अब यहाँ देखो आईटी सेक्टर जब निफ्टी फॉल कर रहा था तो साइडवेज हो गया है। अब यहाँ से ये ब्रेक करेगा ना तो इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखो चार्ट, कहाँ है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो जब आपका निफ्टी में एक फॉल आया, आईटी स्टॉक साइडवेज थे, उस समय बैंक निफ्टी नीचे ही गिर रहा था। निफ्टी में जो फॉल आया उसके साथ साथ बैंक निफ्टी नीचे ही गिर रहा था। लेकिन बस इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जब ये यहाँ से पुल बैक दिया तो ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, ये जो इसका लो था इसको डिफेंड किया ये, तो ये यहाँ से स्ट्रांग हो गया। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब इसने लो को नहीं ब्रेक किया, जब निफ्टी ने अपने लो को ब्रेक कर दिया था, तभी पता चल गया कि ये स्ट्रांग है। निफ्टी में आपको दिखाता हूँ मैं क्या हुआ है। निफ्टी देखो क्या हुआ है निफ्टी में, कि जब ये निफ्टी यहाँ से नीचे आया, जब ये ऊपर गया तो अपने लो को ब्रेक करके फिर ऊपर जा रहा है, जबकि बैंक निफ्टी अपने लो को ब्रेक नहीं किया, यहीं से ऊपर जा रहा है। ये होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक या स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखने का तरीका। इतना सिंपल है। अब आपको अगर देखना है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से हैं, अब सेक्टर तो पता चल गया आपको, अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पता करने हैं। तो हमने निफ्टी में देखना है कि पिछले यहाँ से कितना फॉल आया है। ये यहाँ से फॉल आया है आपका 5.04 इन 14, तो ये 14 हमको रखना है अपने चार्टिंग के स्क्रीनर में, और 5.04 तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। ये मैंने आपको दिया था स्क्रीनर RS 123 का,
ये मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जब आप इसको लिंक को ओपन करेंगे तो ये स्क्रीनर खुलेगा। यहाँ पे आपको इस 123 को n डेज लगाना है और यहाँ लगाना है 14, क्योंकि 14 डेज़ के लिए देख रहे हैं। इस 123 को भी आपको कर लेना है 14 और यहाँ नंबर में करना है आपको क्या 5.04। ये हो गया। अब आप इसको रन स्कैन करो तो जो भी स्टॉक्स 5% से, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, ये निगेटिव रिटर्न है। ये जो 5.04 है ये निगेटिव रिटर्न है। अगर आपको इस चार्टिंग के स्क्रीनर में निगेटिव नंबर को डालना है तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, इसको जूम करके दिखाऊं मैं, ये सिंबल, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है 5.04 के सामने, ये सिंबल यूज़ करना है आपको जब भी निगेटिव नंबर डालना है। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये 5 ये वाला सिंबल, ऐसा जो सिंबल है ये लिख के आप नंबर लिखिए 5.04। तो आपको जो जब निगेटिव रिटर्न हो, बिकॉज निफ्टी में लास्ट 14 डेज़ में निफ्टी में -5.04% का रिटर्न मिला है। तो आपको ये वाला साइन लगाना है, -5.04 नहीं लिखना है वरना स्क्रीनर काम नहीं करता है। चार्टिंग का माइनस नहीं लिखना है आपको, ये जो साइन है ये सिंबल लगा के आपको सर्च करना है तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अभी निफ्टी से स्ट्रांग है। तो अब आप जब आप स्कैन करोगे यहाँ से रन स्कैन तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल गए। यहाँ पे आपको स्टॉक्स हैं कुछ 71 स्टॉक्स मिले हैं। अभी इन 71 स्टॉक्स में उन सेक्टर के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो जो अभी हमने देखा था स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी, फाइनेंस, मेटल, आईटी और फार्मा, उन स्टॉक्स में जाके चार्ट पैटर्न देखो किसमें, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। क्या कॉन्सेप्ट समझाया है कि कौन ज़्यादा, जब निफ्टी फॉल कर रहा था, जब निफ्टी ऐसा फॉल कर रहा था तो कौन से स्टॉक थे जो साइडवेज हो गए, या तो कौन से स्टॉक्स थे जो यहाँ पे अपने पिछले लो को बिना ब्रेक किए ऊपर जा रहे हैं। ये निफ्टी है, दिस इज़ निफ्टी। आपका ये वाला निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में ऐसा चार्ट बना है ना, दिस इज़ निफ्टी, कि आपने एक लो बनाया और लो को ब्रेक किया और अब ऊपर जा रहा है। ये आईटी का चार्ट है। ऐसा कोई चार्ट आपके स्टॉक में मिल रहा है क्या जो साइडवेज हो? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, दिस इज़ बैंक निफ्टी, दिस इज़ आईटी। तो मैं कह रहा हूँ ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, दिस इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये है सबसे बेस्ट चॉइस, पहला चॉइस। ये है सेकंड चॉइस। क्यों? क्योंकि ये एटलीस्ट नीचे तो गिरा है, उसके बाद भले ही अपना लो ब्रेक नहीं किया है। तो ऐसे स्टॉक्स को जाके आप फिर एंट्री करना, तो तब आपको मिलेगा अच्छा फ़ायदा। ठीक है। तो एक आपसे ओपिनियन चाहिए था कि इंग्लिश में बहुत लोग बोल रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो वेदर इसी चैनल पे बनाएं या एक नया चैनल बनाएं, ट्रेड विद बुक्स इंग्लिश, उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर और कुछ चाहिए, कोई किसी भी स्ट्रेटजी में किसी और तरीके से आपको अगर कोई कुछ पूछना हो, इसमें कोई डाउट हो इस सिस्टम में, तो आप कमेंट प्लीज़ करिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि एक फ्रेमवर्क बन पाए कि कैसे पहले मार्केट को एनालिसिस करना है कि अभी क्या स्थिति चल रही है, उसके बाद फिर सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, फिर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्ट्रांग है, फिर उसमें एंट्री लेनी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये पूरा फ्रेमवर्क है। ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट कीजिए तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है कि मुझे और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, किसी और तरीके से बनाना है वीडियो। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप लोग फीडबैक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपना चैनल और बढ़े, तो हम और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों और डेली बनाएं अपना समय निकाल के। तभी ना जी, तभी ना होगा जी, ऐसे थोड़ी ना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अब बंद हो जा भाई।